गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुराना शादी हॉल था जिसका नाम था सुमन मैरिज हॉल। वह देखने में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था, लेकिन लोग वहां शादी करने से कतराते थे। एक दिन दूर शहर से एक परिवार आया। वे अपने बेटे आर्यन की शादी के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्हें सुमन मैरिज हॉल का पता चला। किसी ने उन्हें बताया कि वह बाकी जगह से सस्ता भी पड़ जाएगा। आर्यन के पापा, जो कि एक कंजूस आदमी थे, फटाफट उस हॉल में बुकिंग के लिए चले गए। बहुत दिन हुए तुम लोगों को आराम करते हुए। आज बहुत दिनों के बाद काम मिला है। हमारे यहाँ एक शादी होने वाली है। कल वो लोग यहाँ आ जाएंगे। सब जगह की सफाई बहुत अच्छे से करना। और हाँ, यहाँ हुई किसी भी घटना के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और अगर किसी ने हमसे कुछ पूछा तो? ओहो, तो भी ध्यान रहे, हम में से किसी ने किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। सालों बाद आर्यन और प्रिया की शादी उसी हॉल में तय हुई थी। भैया, आपने अपने आर्यन की शादी इस हॉल में करने की क्यों सोची? यह हॉल तो शापित माना जाता है। मैं तो कहूंगा आप अभी से कोई दूसरा हॉल ढूंढ लीजिए। अरे, मैं क्या कोई पागल दिखता हूं? हैं? अब मैंने यहाँ पर सारी बुकिंग कर दी है, और वो भी काफी अच्छे दामों पर। वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो अब तो शादी यहीं होगी। आर्यन के पिता ने हॉल का सस्ता किराया देखकर बिना किसी बात पर ध्यान दिए बुकिंग कर दी थी। गांव के बुजुर्गों और आर्यन के चाचा ने मना किया, लेकिन उन्होंने अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया। तभी आर्यन का फोन बजता है और फोन प्रिया का होता है। हेलो आर्यन, मैंने सुना पापा जी ने सारी तैयारियां पूरी कर दी। उन्होंने बहुत ही सुंदर हॉल बुक किया है, ये सच है? हाँ, मैं तो देखने भी गया था। हॉल वाकई में बहुत सुंदर है, और इतना बड़ा मानो कोई महल। तुम्हें तो शादी वाले दिन ही पता चलेगा। हाँ, मुझे इंतजार रहेगा। शादी वाले दिन सारी तैयारी करके लोग हॉल के लिए निकल रहे होते हैं। चलो, सब गाड़ी में बैठो। हॉल जाने का समय आ गया है। सारा सामान जल्दी से गाड़ी में रखो। हमें जल्दी पहुंचकर तैयारियां भी करनी है। मेहमानों की हंसी ठिठोली के बीच अचानक एक बूढ़ी औरत ना जाने कहां से आ जाती है। वह अपनी कांपती आवाज में कहती है, बेटा, इस जगह को छोड़ दो। यह हॉल अशुभ है। मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ किसी की भी शादी अच्छे से होते हुए नहीं देखी। कहते हैं यह हॉल बहुत शापित है। हो सके तो तुम लोग अभी से भी यह जगह छोड़ दो। तभी वहां आर्यन के पिता आ जाते हैं। क्या अम्मा, ये सब बकवास है। तुम बेकार की बातों में हमें मत फंसाओ। ये सब कोरी अफवाहें हैं, और मैंने इस हॉल के लिए बहुत खर्चा किया है। उल्टी बातें करके लोगों को डराओ मत। सब इस शादी को लेकर बहुत खुश है। आर्यन के पिता सिक्योरिटी को आवाज लगाते हैं। क्या तुम लोगों से एक काम सही से नहीं होता? ये कौन सी औरत अंदर आकर ऐसी फालतू बातें कर रही है? इसको लेकर जाओ। जाने कहां से चले आते हैं। जी सॉरी सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो अम्मा। औरत कुछ और बोलती इससे पहले ही उसे सिक्योरिटी वाले हॉल से बाहर निकाल देते हैं। शादी की रस्में चलने लगती हैं, लेकिन सभी रस्मों में प्रिया का चेहरा बहुत उदास होता है। वह सहमी सहमी सी लग रही होती है। चलो, अब शादी का समय हो चुका है। सब लोग स्टेज के सामने आ जाओ। तभी आर्यन की नजर प्रिया पर पड़ती है। वह घबराई हुई खड़ी होती है और बहुत कांप रही होती है। आर्यन धीरे से प्रिया से पूछता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो, या कोई और बात है? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया को पसीने आ रहे होते हैं और वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है हर वक्त कोई मुझे देख रहा है, वो भी बहुत गुस्से से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की। डर तो थोड़ा आर्यन को भी लग रहा था, लेकिन फिर भी। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, शादी का प्रेशर है। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार यह शादी अच्छे से हो जाए, फिर हम कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मुझे शादी से डर नहीं लग रहा, बल्कि। तभी अचानक बिजली एकदम से चली जाती है। हॉल में अंधेरा छा जाता है। दहशत में लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और सब बातें बनाने लग जाते हैं। आर्यन की मम्मी आर्यन के पापा के पास जाती है और गुस्से से कहती है, आर्यन के पापा, ये है आपका इंतजाम। बीच शादी में बिजली चली गई। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? अरे भाग्यवान, मुझे क्या पता बिजली क्यों चली गई। लेकिन रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। मैं अभी बताता हूँ मैनेजर को। तभी अंदर से एकदम से पंडित जी के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। अब इस पंडित को क्या हुआ? तुम अंदर जाकर देखो। मैं तब तक मैनेजर से मिलकर आता हूँ। ये तो घोर अपशगुन है।
ऐसा कभी शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब यह है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। यह शादी अब भंग हो गई है। अरे पंडित जी, यह सब आप क्या बोल रहे हैं? कृपया करें, ऐसे ना बोलिए। मेरे बेटे की शादी है, कुछ इतना बुरा नहीं होगा। आज सब अच्छा होगा। तभी एक कड़कती हुई हंसी पूरे हॉल में गूंज उठती है। ठंडी हवा का झोंका ऐसे चलने लगता है जैसे किसी ने मौत की दस्तक दे दी हो। आर्यन और उसका दोस्त दीपक ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी अचानक स्टेज पर लाल साड़ी पहने एक दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक होता है और आंखों से खून टपक रहा होता है। आर्यन भागकर प्रिया के पास पहुंचता है। तभी दुल्हन की आत्मा की फटी फटी आवाज गूंजी। मैं वो हूँ जिसकी शादी इस हॉल में हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे शादी की रात मार डाला। अब हर शादी में मैं लौटती हूँ अपनी अधूरी शादी पूरी करने। हॉल में मौजूद सभी लोग चीख उठते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। प्रिया कांप रही होती है। तभी वह आत्मा आर्यन की ओर इशारा करती है। आज मेरी शादी इस लड़के से होगी, यही बनेगा मेरा दूल्हा। आज होगी मेरी शादी पूरी। नहीं, आज मेरे बेटे की शादी है, उसको जाने दो। शादी तो मेरी भी थी ना, मेरी भी शादी कहाँ पूरी हो पाई। अब मेरी शादी इसी लड़के से होगी। इतना कहते ही आर्यन का शरीर हवा में उड़ने लग जाता है। उसे छोड़ दो। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो कभी उसकी नहीं हो पाओगी। वो मेरा पति है। वो तुम जैसी भूतनी को कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा। इतना सब सुनकर भूतनी बहुत गुस्से में आ जाती है और आर्यन को नीचे पटक देती है। वह प्रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी। अब बोल, क्या बोल रही थी? प्रिया में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन उस भूतनी ने मंत्र सुनते ही प्रिया को बहुत जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार से टकराकर गिर पड़ती है। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू क्या, वो किसी से शादी नहीं करेगा। ना रहेगी तू और ना रहेगा ये इतना सारा नाटक। वह भूतनी एक बार फिर प्रिया की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार उसको कोई रोक लेता है और उसको रोकने वाली और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत होती है। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं सबको चेतावनी देने आई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भी मैं बाहर इसी इंतजार में थी कि कोई घटना हो तो मैं अंदर आऊं। उसके हाथ में एक ताबीज होता है। वो उसको हवा में उछालते हुए कहती है, चली जा पापी आत्मा, तेरा आज अंत होगा। आत्मा गुस्से में चिल्लाती है, मगर जैसे ही औरत ने ताबीज आत्मा पर फेंका, वह तड़पने लगी। आग की लपटें उठीं और वह चीखते हुए गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हॉल को बंद करवा दिया। आर्यन बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। किसी ने फिर उस हॉल में शादी करने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं आज भी आधी रात को वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं।